हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को स्टार्ट कर दिया था और हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के फंडामेंटल्स को समझा था। हमने ये देखा था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों आया और हमने इसके इनकॉर्पोरेशन को तो नहीं कवर किया था, बट हमने इसके एटलीस्ट इन सब को कवर किया था कि प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, मतलब इनके फीचर्स क्या है, हमने इन सब को यहाँ पर डिटेल में कवर किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आई होप आप सबने इसको रिवाइज किया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम अब शुरू करेंगे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ एलएलपी। तो देखो, जैसे आपको पता है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो यू नीड मिनिमम 2 मेंबर्स और 2 पार्टनर्स, आई वुड से। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको वो ब्लर किया हुआ आंसर शीट दिखाया था एक स्टूडेंट का, जिसने मुझे आंसर लिख के भेजा, तो वहां पर उस स्टूडेंट ने ना बार बार मेंबर वर्ड यूज करके रखा था, ठीक है। तो ध्यान रखो, जब आप एलएलपी की बात करते हो, आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो, तो आप मेंबर वर्ड यूज मत करो, आप वर्ड यूज करो पार्टनर। अगर आप कंपनी का वर्ड यूज करते हो, तो मतलब अगर आप कंपनी के बारे में बता रहे हो, तो आप वहां पे मेंबर वर्ड यूज कर सकते हो, आप शेयर होल्डर वर्ड यूज कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो हमें पता है सबसे पहले एलएलपी को बनाने के लिए कम से कम आपको 2 लोग चाहिए। सो यू नीड 2 or more person हु आर गोइंग टू कैरी ऑन द लॉफुल बिजनेस। और ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, वन ऑफ द फीचर ऑफ एलएलपी, कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो सकता है ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर अदरवाइज। तो यहाँ पर लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। अब जब आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करोगे, तो यहाँ पर ये एलएलपी के अंदर ये लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम दे देंगे। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को आप फाइल करोगे किसको, रजिस्ट्रार को, आरओसी को आप फाइल करोगे। रजिस्ट्रार उस स्टेट के रजिस्ट्रार को जहां पर कि इस एलएलपी का क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जहां पर भी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एलएलपी का, उस रजिस्ट्रार को आप अपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करोगे। और ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, दिस विल आल्सो बी सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो कि एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। और ये इट कैन बी अगेन बाय वन और मोर हु हैज सब्सक्राइब्ड, बाय वन हु हैज सब्सक्राइब द नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो वो लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको साइन करेंगे, एंड फिर ये डॉक्यूमेंट फाइल होगा। तो बेसिकली इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपका रहेगा फॉर्म। फॉर्म कौन सा होता है, LLP 1। अगर आप देखो फॉर्म LLP 1, कल को आपको MCA के मतलब सारे फॉर्म्स वगैरह पता करने हो कि सर किस में कौन सा फॉर्म लगता है, तो आप mca.gov.in इस वेबसाइट पे जाओ, और MCA सर्विसेज में अगर आप देखोगे ई फाइलिंग, तो आप ई फाइलिंग में LLP फॉर्म्स डाउनलोड पे क्लिक कर देना, और कंपनी तो कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे जिसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये है फॉर्म IFI LLP, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्म विच इज फॉर द इनकॉर्पोरेशन। तो जो मैंने यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा है, दिस इज बेसिकली LLP 1 फॉर्म FI LLP, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म हो गया, फॉर्म FI LLP, ये आपका फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में आप LLP को क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट करोगे, और टोटल सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 8, 11। ये देखो, ये 2 फॉर्म्स भी आपको इंपॉर्टेंट आगे देखने को मिलेगा। फिर इसमें आप मेंशन करोगे कि बेसिकली जो एलएलपी आपका कौन से स्टेट में आपका एलएलपी है, द स्टेट इन विच यू आर प्रपोज टू इनकॉर्पोरेट, फिर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारे पार्टनर्स का आप डिटेल दोगे। फिर इन्हीं पार्टनर्स में से आप बताओगे कौन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, उनके आप डिटेल्स दोगे। और भी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ज़रूरी है फॉर्म के अंदर, आप वो यहाँ पर फिल करते हो। बेसिकली इनका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एड्रेस एंड एवरीथिंग, ये सब आप आता है। क्या आपका प्रपोज्ड बिजनेस है, तो प्रपोज्ड बिजनेस में आप वहाँ पर ये भी बताते हो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये आपका थोड़ा सा डिटेल्ड में होता है, जहाँ पर आप सब चीज़ों को डिटेल में बताते हो कि आप किन किन बिजनेसेस के अंदर एंटर करोगे। कई बार लोग 2 लाइन के अंदर भी बता देते हैं। जैसे अगर मैं आपको किसी एक कंपनी का LLP का डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, सी आई शो यू। मैंने एक LLP का फॉर्म 1 जो है, एटलीस्ट जो LLP इनकॉर्पोरेटेड है, मैं आपको वो यहाँ पे चेक करवा सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने सिंपल एक ही चीज़ लिखा है कि हम यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे। देखो, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू।
एनीवे वो मैं कभी और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सारा ऑब्जेक्ट जो रहता है वो आप यहाँ पे डिटेल में करके बताते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों आप इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज आपको वहाँ पर पूरा डिटेल में मेंशन करके रखना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अ, कोई भी पॉइंट्स अगर आपने यहाँ पे गलत डिस्क्लोज किया, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज फॉल्स और इफ यू डोंट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये आपने अगर डिस्क्लोज किया तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजन यहाँ पर लग जाएगा। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए आप क्या करोगे, आप जब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म करो फाइल करोगे, मतलब फॉर्म FILLP, ये अगर आप जब फॉर्म ROC को फाइल करोगे, उसके बाद ROC क्या करेगा, उसके बाद ROC आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। और ROC चेक करने के बाद अगर उसको कोई डाउट लगेगा, कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, तो ROC आपको भेजेगा कि नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट बराबर नहीं लग रहा या ये चीज़ बराबर नहीं है, सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन। और सब कुछ अगर बराबर होगा तो ROC आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ एल इनकॉर्पोरेशन LLP का इशू कर देगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ LLP अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये किसी भी LLP का आपको मैं यहाँ पे चेक करा सकता हूँ एनी ऑफ में। तो ये देखो, ये जैसे आपके पास आया, तो ये देखो ये है LLP। और जैसे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है CIN नंबर, वैसे ये होता है LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ये इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। अब इनका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, थाने में। इसीलिए इन्होंने किसको फाइल किया, ROC मुंबई को फाइल किया, ठीक है। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट्स देखो ROC मुंबई को गया, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप LLP को इनकॉर्पोरेट करते हो। सो ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये आप ROC को सेंड करोगे, ROC इनको सबको चेक करेगा एंड ROC इज गोइंग टू रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड देन विद इन 14 डेज, ये देखो विद इन 14 डेज ROC आपको रजिस्टर कर देगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को और आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो है इस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ incorporation, ठीक है। एंड देन रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट विच इज डिलीवर्ड अंडर क्लॉज C। और बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने दिया उसको एज एविडेंस मान लेगा कि हाँ आपने जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिलीवर किया है वो पूरा बराबर है। जैसे आप वहाँ पर एक प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं, आप ऐसे प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हो कि ये मेरा प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ये मेरे दूसरे क्लाइंट का है, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ये बिल है यहाँ पर है, तो ये इधर रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। तो उसको ROC क्या करेगा, ROC उसको आपका एक कंक्लूसिव सफिशिएंट एविडेंस मानेगा और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू कर देगा अंडर हिज ऑफिशियल सील। और आपने देखा था वहाँ पे ऑफिशियल सील था। एंड ये एविडेंस जो सर्टिफिकेट होता है दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस कि LLP इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रोविजन है दिस इज कॉमन बोथ फॉर LLP एज वेल एज फॉर द कंपनी, कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है दैट इज द कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ। ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि आपका सारा कंप्लायंस पूरा हो चुका है और वो LLP इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। चाहे वो कंपनी हो तो कंपनी के लिए भी यही रहेगा। अब हर LLP को बोला है कि आपको एक अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखना जरूरी है और उस रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे के सारे कम्युनिकेशंस आपके साथ होंगे। एंड अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व ऑन द LLP और द पार्टनर और द डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और LP। तो बेसिकली अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ROC को सर्व करना है अपने पार्टनर्स को या फिर अपने किसी को, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर ही उसको वो लोग पोस्ट करेंगे। और कल को अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया, कहीं पर शिफ्ट किया, अब जैसे मेरे क्लाइंट का थाने में रजिस्टर्ड ऑफिस था या किसी का कहीं पर है, तो उसको अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, सो व्हेन यू आर गोइंग टू शिफ्ट, तो आपको फिर से क्या करना होगा, ROC को इंटीमेट करना होगा कि ये मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये चेंज हो गया है। तो अगर आप यहीं पे फॉर्म्स में चेक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन, तो ये फॉर्म आया इधर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करो डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड ऑल, तो ये इसी के साथ एक जाता है आपका। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको फॉर्म ये भी मिलेगा जहाँ पर आप
चेंज करोगे, देखो द नोटिस फॉर चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो आप इसको किस में फाइल करोगे, फॉर्म 15, एलएलपी फॉर्म 15 पे आप फाइल करोगे, जिसमें आप बताओगे आरओसी को कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर चेंज हो गया। कल को आप नाम चेंज करते हो तो फॉर्म 5 है। सर क्या ये फॉर्म नंबर वगैरह हमें याद रखना है? आंसर इज नो, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको अलग से यहाँ पर नोट डाउन करके भी रख सकते हो। तो ये आपको आरओसी को यहाँ पर इंटीमेट करना होगा, और अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो तो यहाँ पर पेनल्टी लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 रुपीज, और ये 25,000 रुपए तक भी जा सकता है। और जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दिस इज सेम लाइक कंपनी, क्योंकि अब वो बॉडी कॉर्पोरेट बन चुका है। तो जैसे ही वो बॉडी कॉर्पोरेट बना यहाँ पे, तो यहाँ पर इसके पास ये पूरा राइट हो जाएगा कि वो स्यू इन बीइंग स्यूड, राइट, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, इट कैन हैव इट्स ओन कॉमन सील, एंड अपने नाम पर वो अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेगा लॉफुली सब कुछ। तो बेसिकली ये सारा पॉइंट आता है। अब नाम के लिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि हर एलएलपी को अपने नाम के एंड में, जैसे कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी या ओपीसी लगाना होता है, यहाँ पर इसको बोला हुआ है कि अगर एक एलएलपी को आप इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसके नाम के एंड में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या तो लिखना होगा या फिर आपको एलएलपी लिखना होगा। ज्यादातर लोग एलएलपी लिखते हैं, तो जैसे एबीसी एलएलपी वहां पर लिखेंगे। और यहाँ पर बताया हुआ है कि आप एलएलपी का नाम कुछ ऐसा नहीं रख सकते जो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है अनडिजायरेबल, या फिर वो मैच करता है किसी एग्जिस्टिंग अपने एलएलपी का। तो देखो अनडिजायरेबल का क्या मतलब हो गया कि देखो कल को आप अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, कल को आप बोलोगे सर मुझे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है और मैं एलएलपी का नाम रखूंगा लेट्स से एमएच सरकार, ठीक है, आप बोलोगे मैं ऐसा एलएलपी रखूंगा एमएच सरकार एलएलपी। अब मुझे बताओ ये एमएच सरकार एलएलपी के नाम से क्या लग रहा है, या सहकारी कुछ भी इस तरह से करके गवर्नमेंट या आप नेशनल एम्बलम का यूज करना चाहते हो, तो ये सब चीजें वहां पर डिसअलाउड है, जो बेसिकली डिसेप्टिव होगा और इस तरह से देखेगा कि गवर्नमेंट से आपका कनेक्टेड। अब अगर आप बोलोगे एमएच सरकार एलएलपी, तो कोई इंसान इसको देखकर क्या बोलेगा कि ये जो एमएच सरकार है मतलब ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड वहां पर होगा। तो ये कुछ अनडिजायरेबल टर्म्स आप वहां पर यूज नहीं कर सकते। और अगर आपका नाम ऑलरेडी आइडेंटिकल है किसी एग्जिस्टिंग नाम के साथ में, तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने लास्ट ईयर जून में, लास्ट ईयर क्या मतलब इसी साल जून में एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया था। तो उसमें 3 पार्टनर्स थे, एक का नाम ए से है, एक का नाम पार्टनर का नाम आर से, और तीसरे का नाम पी से, तीनों डॉक्टर्स थे। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि हमें जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना है हम तीनों के नाम के इनिशियल से करना है, तो आप कोई भी कर लो। तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे, एक तो है आर ए पी, एक ऑप्शन था ए आर पी, और एक हमारे पास ऑप्शन था पी ए आर। अब डॉक्टर्स है और हम बोले कि रैप एलएलपी, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा नाम। तो फिर ऑप्शन आया कि या तो एआरपी कर दो या पार कर दो। तो उन्होंने बोले एक काम करो एआरपी कर दो, एआरपी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अब हुआ क्या, जब एआरपी नाम मैंने अलाउ किया तो वहां पर मेरे को जो आरओसी था उसने नोटिस भेजा कि आप एआरपी नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि एआरपी नाम जो है दैट इज टू आइडेंटिकल विद द एग्जिस्टिंग एलएलपी। आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो कल को आप बोलोगे मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ जियो एलएलपी, तो आरओसी यहाँ पर आपको मना कर देगा कि आप ये नाम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंपनी या एलएलपी के साथ मैच करता है। तो फिर लास्ट में उनका नाम हमने क्या रखा, हमने पार PAR एलएलपी रखा, मतलब पार लाइफ केयर हमने करके एलएलपी रखा। तो बेसिकली या तो रैप लाइफ केयर, एआरपी लाइफ केयर, या पार लाइफ केयर, 3 में से कोई एक ही ऑप्शन था, तो हमने फिर पार लाइफ केयर एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसे जियो है, जियो का अपना ट्रेडमार्क है, कल को आप बोलो मैं नाइकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट करूंगा, तो ये सब आपको मना किया गया है कि आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के साथ या फिर किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी के साथ या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, मतलब कंपनी के साथ भी आपका मैच नहीं करना चाहिए। कल को आप बोलोगे मैं एलएलपी इनकॉर्पोरेट करूंगा फेसबुक एलएलपी, तो ऑब्वियसली आपको वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आपका फॉरेन कंपनी भी आ जाता है। ठीक। फिर अगर आप देखो रिजर्वेशन ऑफ नेम, तो रिजर्वेशन ऑफ नेम का क्या मतलब होता है, जैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये पार लाइफ केयर नाम हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम उस नाम को क्या करवा देते हैं, रिजर्व करवा देते हैं। उसके लिए आप क्या करते हो, फीस पे करते हो और आपका नाम वहां पर रिजर्व हो जाता है। सो अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एज में बी अकम्पनीड विद द फीस टू द रजिस्टर, और उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा नाम ब्लॉक कर दो। मतलब हमारा भले ही पार लाइफ केयर एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ हो, बट
पार लाइफ केयर के नाम से जब तक कोई और मतलब हम जब तक अलाउ नहीं करते, जो जो भी आपका टाइम पीरियड यहाँ पर आपको मिलता है, तब तक कोई भी यहाँ पर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा, इस नाम से एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। जैसे एआरपी के नाम पे आरओसी ने बोला कि नो दिस रिजेंबल्स, ऐसे ही पार के लिए भी यहाँ पर आरओसी क्या बोल देगा, नो ये नाम ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो आप इस नाम को यूज नहीं कर सकते। सो अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड अ मैनर एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू द रजिस्ट्रार for the reservation of the name which is set out in the application as the name which is proposed and the name टू विच द, तो बेसिकली आप बाद में भी अगर नाम चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर नाम आप रिजर्व वहां पे करवा सकते हो। आरओसी क्या करेगा, आपके नाम को रिजर्व करके रखेगा 3 महीने तक। 3 महीने तक अगर आप अपने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका नाम यहाँ पर वो रिजेक्ट भी हो सकता है। 3 महीने बाद अगर आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया एलएलपी को तो रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ व्हेन आई डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ द नेम ऑफ एलएलपी, तो भी सिचुएशन यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम। जब आप यहाँ पे नाम चेंज करोगे तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और इट शुड नॉट रिजेंबल टू द एग्जिस्टिंग फर्म, एग्जिस्टिंग एलएलपी और एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर नाम ब्लॉक करवाना चाहो तो वहां पर आप उस नाम को ब्लॉक करवा सकते हो। तो ये प्रोविजन आपको दिया। अब अगर आपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया कि आपने नाम चेंज कर दिया और आपने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, हमने अभी देखा था फॉर्म नंबर 5, ये गया फॉर्म नंबर 5 जिसके अंदर नोटिस फॉर द चेंज ऑफ नेम रहेगा। तो यहाँ पर बोला कि अगर आप ये करते हो तो भी आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। सो मतलब पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगा। तो एनी एलएलपी which fails to comply with the directions will be fined for not less than 10,000 and this can also extend to 5 लाख रुपीज। और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मतलब ये तो पेनल्टी लगी रहे, इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उसके ऊपर और पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपए का, जो कि 1 लाख रुपए तक का जा सकता है। ये मॉड्यूल ने बहुत अच्छे से 3 स्टेप में आपको पूरा एलएलपी इनकॉर्पोरेट करके दिखा दिया। यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है कि सबसे पहले आप नाम रिजर्व करोगे, उसके बाद आप फॉर्म एल जो मैंने आपको दिखाया था एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, आप वो फाइल करोगे और उसके बाद में आप अपना एक एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करोगे और उसको फॉर्म 3 के अंदर फाइल कर दोगे आरओसी को विद इन 30 डेज। तो ये आपके 3 स्टेप्स है टू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी। अब पार्टनर्स और उनके रिलेशंस जो है, अब यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एलएलपी अग्रीमेंट। तो देखो, एलिजिबिलिटी टू बी द पार्टनर्स, तो जैसे ही आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करते हो, अ पर्सन हु सब्सक्राइब्ड देयर नेम to the incorporation document shall be the partners and any other person may become the partner of the LLP by और इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट। तो जब इनकॉर्पोरेट हो रहा है उस वक्त जो लोग भी एलएलपी में पार्टनर बने हैं वो तो पार्टनर रहेंगे। बाद में अगर कोई सपोज करो पार्टनर बनना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, एलएलपी अग्रीमेंट के तहत वो वहां पर अपने आप को रजिस्टर करवा देगा एज द पार्टनर। तो एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं, अगर कोई पार्टनर बनना चाहता है तो उसको ये काम करना होगा, लेट्स से 1 लाख रुपया उसको डिपॉजिट करना होगा, या जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगा पॉइंट, वो सब यहाँ पर वो फुलफिल करेगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, तो इनके जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज हैं ये सब किस में गवर्नड होंगे, दिस ऑल विल बी गवर्नड बाय द एलएलपी अग्रीमेंट। तो जो भी इनके म्यूचुअल राइट्स हैं एवरीथिंग विल बी गवर्न्ड बाय द एलएलपी अग्रीमेंट। तो ये सिमिलर किसकी तरह हो गया, पार्टनरशिप एक्ट की तरह हो गया। जैसे वहां पर पार्टनर्स के राइट्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। फिर अगर आप देखो ये जो एलएलपी अग्रीमेंट है, इसमें अगर आप कोई चेंजेस करते हो, तो अगर आपने कोई भी इसके अंदर चेंजेस किया, ये तो अग्रीमेंट तो फाइल करना ही है, पर इसके अलावा अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो भी आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और अगेन आप किस में इंटीमेट करोगे, इन फॉर्म नंबर 3, राइट। इफ यू हैव एनी अग्रीमेंट और अग्रीमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस, तो फॉर्म 3 में आप इसको आरओसी को फाइल करोगे। और ये जो रिटन अग्रीमेंट है विच इज मेड इन राइटिंग बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी, इसी को ये लोग बाद में क्या कर सकते हैं, एज एलएलपी अग्रीमेंट बना सकते हैं। मतलब इसका क्या कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने से पहले सपोज ये लोग कुछ अग्रीमेंट में एंटर कर गए, ठीक है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुआ उससे पहले इन लोग कुछ अग्रीमेंट में एंटर कर गए और बाद में इन्होंने क्या बोला, चलो ठीक है लेट्स इनकॉर्पोरेट द एलएलपी इन दिस नेम। आया आपको समझ में, 4 लोग हैं, इन लोगों ने पहले एक अग्रीमेंट में एंटर किया और बोला अब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट करेंगे और ये हमारे उसमें टर्म्स रहेंगे ये सब। तो बाद में क्या होगा, जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो उसी अग्रीमेंट को ये लोग क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि भाई
यही अग्रीमेंट हमारा एलएलपी अग्रीमेंट है। तो ऐसा नहीं कि आपको फ्रेश अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है, बट ये अग्रीमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे इसको एग्जीक्यूट करना होगा और फिर इसको आरओसी को आपको फाइल करना पड़ेगा। और अगर कोई अग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, सपोज इनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं है, देन the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of the LLP will be determined by the provisions of the first schedule। तो इसका यहाँ पर ध्यान रखना, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर अगर आपके एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा हुआ, उसके बारे में कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, कुछ ऐसा नहीं है या कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इन दैट केस वहां पर ऑप्शन आपको किसको देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो एंड सी द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट, और आप वहां जाकर देखोगे और बताओगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो what is the and how is the relationship between the partners in the LLP governed, the relationship between the partners would be governed by the एलएलपी एक्ट। इनके एलएलपी एक्ट के अंडर में जो प्रोविजन है उसी के अंडर गवर्न होगा, जो इनका अग्रीमेंट है उसके अंदर ही गवर्न होगा। लेकिन अगर सपोज करो अग्रीमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स नहीं है, तो फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल। तो रिलेशनशिप दो ही जगह आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एक होगा आपका एलएलपी अग्रीमेंट और दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल। अब ध्यान रखना, आप लोग जब भी फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल ये सब लिखोगे, नेवर राइट लाइक दिस फर्स्ट शेड्यूल, ऐसे आप कभी भी नहीं लिखोगे, ये गलत है। ठीक है, एग्जामिनर हो सकता है मार्क्स भी कट करे। या तो आप प्रॉपर वर्ड में लिखो फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, या तो आप प्रॉपर इसी तरह से लिखो फर्स्ट शेड्यूल, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो शेड्यूल 1, ये भी चलेगा। लेकिन फर्स्ट शेड्यूल ऐसे ये वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा, या तो ऐसे लिखो बेस्ट इज दिस, आप इसी तरह से लिखो फर्स्ट शेड्यूल। अब सीसेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब हो गया, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कोई पार्टनर अगर एडमिट होना चाहता है तो, सिमिलरली अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकलना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, उसके पास बहुत ज्यादा कुछ उसको हरकतें करनी नहीं है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से निकलना चाहता है तो वो नोटिस देगा किसको, देखो ये जो पार्टनर है ये नोटिस देगा एलएलपी को, एलएलपी फर्दर यही नोटिस दे देगा किसको, आरओसी को। और अगर ये एलएलपी आरओसी को नोटिस नहीं देता है, इन दैट केस ये पार्टनर बाद में जाएगा सीधा आरओसी के पास। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ अ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एंड with an agreement with the other partners or in the absence of an agreement with the other partners, so as to the cessation of being a partner by giving a notice of not less than 30 days to the other partners। और वो यहाँ पर बताएगा कि वो यहाँ से रिजाइन करना चाहता है। इसके अलावा ये आता है डीम्ड आपका सिसेशन, सिसेशन मतलब अब आप पार्टनर नहीं रहे। तो अगर आपका डेथ हो गया, पार्टनर का डेथ हो गया या एलएलपी डिसॉल्व हो गया, तो अगेन यू सीज टू बी द पार्टनर इफ द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड और बेसिकली बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो ये गया। या फिर if he is adjudged as insolvent, so यहाँ पर अगर आप देखो तो he is not eligible to get into contract only। I think ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो ये सेम प्रोविजन होता है, इसके अलावा डेथ और रेजोल्यूशन के बाद में ऑटोमेटिकली एक इंसान पार्टनर यहाँ पे नहीं रहेगा। अब ध्यान रखना, वेयर अ पर्सन हु सीज टू बी द पार्टनर, जिसको यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं फॉर्मर पार्टनर, तो फॉर्मर पार्टनर स्टिल विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर जब तक कि, ध्यान रखना, पार्टनर टेक्निकली देखो पार्टनर निकल चुका है फर्म से, लेकिन उसको तब भी पार्टनर की तरह बोलते रहेंगे जब तक कि उस इंसान ने नोटिस नहीं दिया टू द एलएलपी दैट आई वांट टू सीज टू बी अ पार्टनर, या फिर द नोटिस ऑफ द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज टू बी द पार्टनर हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। तो ध्यान रखना, दोनों चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है कि आरओसी को भी ये नोटिस जाना पड़ेगा। इसीलिए इस पार्टनर को एक पावर दिया गया है, या बेसिकली इसके पास एक राइट दिया गया है कि देखो आपको बेसिकली एलएलपी को बताना है, एलएलपी आरओसी को बताएगा। लेकिन कल को अगर आप एलएलपी को इंटीमेट नहीं करते, कल को अगर आप एलएलपी को इंटीमेट मतलब बेसिकली कल को एलएलपी इंटीमेट यहाँ पर नहीं करता आरओसी को, तो ये पार्टनर स्ट्रेट अवे क्या कर देगा, आरओसी को इंटीमेट करेगा और बोलेगा देखो मैं इस पार्टनर से, इस पार्टनरशिप फॉर्म से, एलएलपी फॉर्म से रिजाइन कर चुका हूँ, ये मैंने इनको नोटिस दिया था, इनको आपको रिप्लाई करना था, इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं आपको यहाँ पे इंटीमेट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड आई एम नो लॉन्गर बीइंग अ पार्टनर हियर। फिर ये आरओसी क्या करेगा, आरओसी इस एलएलपी फॉर्म से पूछेगा कि तुम बताओ, ये पार्टनर आके मेरे को ऐसे बोल रहा है कि वो निकल रहा है यहाँ से,
और उसने आप लोगों को नोटिस भी दिया था और आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो क्या ये पार्टनर नहीं रहा आपके फर्म से? रिप्लाई करो 14 दिन में। अब अगर वो 14 दिन में रिप्लाई नहीं करेगा तो फिर बेसिकली क्या होगा, इसको ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ पे आरओसी एक साइड ही निकाल देगा, मतलब बेसिकली ही विल नो लॉन्गर बी द पार्टनर. So the cessation of a partner of a LLP does not discharge itself the partner from any obligation of this or any other partners for incurring when he was a partner. तो बेसिकली जब वो पार्टनर था उस समय के सारे लॉसेस के लिए वो लाइबल है, हाँ. जब पार्टनरशिप से वो निकल चुका है उसके बाद के लॉसेस के लिए वो लाइबल यहाँ पर नहीं रहेगा. और जब एक पार्टनर निकलेगा तो वो क्या क्या लेकर जाएगा अपने साथ? वो अपने साथ लेकर जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो उसका वहां पर था. इसके अलावा जो उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो लेकर जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस. एंड जो भी जिस दिन रिजाइन कर रहा है उस दिन तक के सारे प्रॉफिट्स वो यहाँ पर उठा के लेकर जाएगा. इसके अलावा अ फॉर्मर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी. अब इसका क्या मतलब हो गया? देखो, एक ऐसा पार्टनर जो कि रिजाइन कर चुका है, सो वो एक फॉर्मर पार्टनर है. अब सपोज करो कोई पार्टनर रिजाइन नहीं किया, वो मर गया, उसकी जगह शेयर किसी और को चला गया है, या फिर वो हो गया अनसाउंड या इंसॉल्वेंट, उसका जो शेयर है वो नीलाम कर दिया और किसी को यहाँ पर दे दिया. तो यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट बताया हुआ है दैट दैट पर्सन शैल नॉट हैव एनी वोटिंग राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी. आप इसको इस तरीके से समझो, कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट कैसे होता है. मेरे पास या चलो इस इंसान के पास रिलायंस के शेयर्स है, पास इंसान के पास रिलायंस के 10% शेयर्स है. सो टेक्निकली ये रिलायंस में वोटिंग कर सकता है. अब ये इंसान हो गया इंसॉल्वेंट और इसके जो ये 10% शेयर्स है ये नीलाम हो गए और इसके किसी क्रेडिटर को पे कर दिया गया. ये 10% शेयर्स जो ये किसी क्रेडिटर को दे दिया गया, लेट्स से ये आपको दे दिया गया. अब रिलायंस में 10% वोटिंग राइट किसके पास आ गए? आपके पास आ गए. अब आप वोट कर सकते हो, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि आपने शेयर्स को प्लेज किया था, गिरवी रखवाया था, और अब आपने डिफॉल्ट किया तो ये प्लेज हो गया इनवोक. और इनवोक होने की वजह से नाउ यू कैन एक्सरसाइज दिस राइट. तो ये वाला पॉइंट आ गया. सो एक फॉर्मर पार्टनर इज एंटाइटल्ड इन दिस, बट यू विल नॉट गेट द राइट टू इंटरफेयर इन द एलएलपी. तो कंपनी होता तो इसको वोटिंग राइट मिल जाएगा, लेकिन यही अगर एलएलपी है तो इसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया हुआ है. इसके अलावा आप देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेंज इन द पार्टनर. तो जब भी यहाँ पर कोई भी चेंज होगा पार्टनर्स में, देखिए वेन एवर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है. तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी कुछ नया इम्पैक्ट होगा, कुछ नया चेंज होगा, नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, एड्रेस चेंज कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, तो आपको स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा? आरओसी को इंटीमेट करना होगा. अगर आप यहाँ पर ये सारे फॉर्म्स को देखो तो सारे फॉर्म्स वैसे ही है. नोटिस फॉर द अपॉइंटमेंट, सेसेशन और चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनर, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ द नेम, फिर अगर आप देखो नोटिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसके अलावा हर साल आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा, हर साल आप अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स को फाइल करोगे. तो ये फॉर्म्स आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आपको यहाँ पर आरओसी को फाइल करते रहना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा आरओसी को कि आप जिंदा हो. फिर देखिए LLP shall where a person becomes or ceases to become a partner shall file a notice with the registrar within 30 days from the day he has become और ceases to become the partner. तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाल दिया? पार्टनरशिप अपना LLP फॉर्म के ऊपर डाल दिया. एंड वेयर देयर इज एनी चेंज द पार्टनर द फाइल अ नोटिस विद इन सच चेंज. तो ये तो हो गया अगर पार्टनर पार्टनर नहीं रहा तो, और अगर कुछ चेंज हुआ तो 30 दिन के. तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के आपके पास 30 दिन का टाइम है. 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट यहाँ करना होगा. फिर आप देखिए अ नोटिस विल बी फाइल्ड टू द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो ये मैंने फॉर्म आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया. नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, सेसेशन और चेंज इन द नेम ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टनर्स. तो फॉर्म ए जो आपका रहेगा वो आप डालोगे, और ये वाला पॉइंट भी आपका आ जाएगा नेचर नोशन नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट सेसेशन ऑन बिकमिंग द पार्टनर. तो ये आपको बताया कि आप इंटीमेट करोगे. दिस फॉर्म विल ऑल्सो बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर. एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द इनकमिंग पार्टनर, तो इनकमिंग पार्टनर के भी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे. और अगर ऐसा आप नहीं करते हो, मतलब कॉन्ट्रावेंशन, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 2,000 रुपया. दिस कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज. और अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रावेन करता है कि वो फर्म को नहीं बताता, ठीक है, वो फर्म को नहीं बताता, सी यहाँ पर वो छोड़ के जा रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है मेरा एड्रेस चेंज हो गया,
तो उसको एलएलपी फर्म को इमीडिएटली बताना है। तो अगर वो एलएलपी फर्म को नहीं बताता तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगा 2,000 से 25,000। उसने एलएलपी फर्म को बता दिया लेकिन एलएलपी फर्म ने आगे फाइल नहीं किया तो फिर यहाँ पर एलएलपी फर्म के ऊपर भी पेनल्टी लग जाएगा। अब देखिए, अ पर्सन हु सीजेस टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी may file with the registrar the notice under subsection 3 if he has reasonable causes to believe। तो मैंने जो आपको बताया था वो डायरेक्टली फॉर्म आरओसी को फाइल कर सकता है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो वो डायरेक्टली आरओसी को फॉर्म फाइल कर सकता है, ये इसका पार्ट आपको यहाँ मिल रहा है। दैट अ पर्सन हु सीजेस टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, सपोज आप एलएलपी पार्ट से निकल गए, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये नोटिस फाइल नहीं किया जाएगा। इफ ही हैज अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल इट टू द रजिस्ट्रार, इन दैट केस द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन द कंफर्मेशन टू दिस इफेक्ट टू द एलएलपी अनलेस द एलएलपी आल्सो फाइंड्स दैट नोटिस। उसके बाद में एलएलपी अगर कंफर्मेशन नहीं देता 15 दिन के अंदर अंदर, तो रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, बेसिकली उस पर्सन को निकाल देगा फ्रॉम द पार्टनर्स। तो अब अगर आप एलएलपी का डिटेल्स आरओसी के रिकॉर्ड्स में जाके चेक करोगे तो वहां पर आपका नाम एज पार्टनर लिखा हुआ नहीं होगा। सो दिस इज अनदर पॉइंट जो आपको यहाँ पर देखना है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सटेंट एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ द एलएलपी एंड ऑफ द पार्टनर, तो पार्टनर एज अ एजेंट है, ठीक है, ऑफ द एलएलपी, बट दूसरे पार्टनर का नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट हमने देखा था। तो आपका लाइबिलिटी कितना है, और आप ये देखो यहाँ क्या बता रहे हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। सो एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग व्हिच इज डन बाय द पार्टनर इफ द पार्टनर डू नॉट हैड द अथॉरिटी, और इफ द person knows that there is no authority and still believed him to be the partner। तो बेसिकली एक इंसान जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको पता नहीं है कि ये पार्टनर नहीं है और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते, तो एलएलपी बेसिकली इन सब चीज़ों में, इन दो सिनेरियो में एप्लीकेबल उनके ऊपर नहीं होगा, मतलब दे विल नॉट बी लाइबल। सो फिर से देखो, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ द पार्टनर हैड नो अथॉरिटी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एलएलपी एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये इंसान बोलता है मेरे को नुकसान हो गया, मेरे सॉरी मेरे नुकसान की भरपाई करो। तो एलएलपी लायबल नहीं होगा कुछ भी पे करने के लिए अगर एलएलपी का जो पार्टनर है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था इसके साथ एक्ट करने का, लेकिन फिर भी उसने किया तो यहाँ पर गया। इसके अलावा द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, ओके, और डज नॉट बिलीव हिम टू बी द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। तो यहाँ पर कोई दूसरा इंसान है जो बेसिकली एलएलपी की तरफ बिहाफ में इस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इस इंसान को पता है कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, या उसको पता है कि ये इंसान इस एलएलपी का पार्टनर नहीं है, बस खाली एलएलपी के नाम पे ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दोनों सिनेरियो में एलएलपी विल नॉट बी लाइबल। एलएलपी कब लाइबल होगा, अगर पार्टनर ने अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया या ओमिशन किया, तो इन दैट केस यहाँ पर रहेगा। क्यों, क्योंकि एलएलपी देखो, फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी, तो मतलब जो पार्टनर है, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। तो अगर उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया, ओमिशन किया अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, वो नुकसान की भरपाई एलएलपी करेगा। एंड नेक्स्ट आपके पास है एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी वेदर अराइजिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी द सोल ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। मतलब एलएलपी का जो भी लाइबिलिटी है वो एलएलपी का लाइबिलिटी है, वो पार्टनर्स का लाइबिलिटी नहीं है। और एलएलपी के लाइबिलिटीज आपको अगर पे करने तो दैट हैज टू बी पेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। फिर अगर आप देखो एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, तो यहाँ पर बताया हुआ है अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी। हाँ, वो कब लाइबल हो जाएगा, अगर उसने खुद ने कुछ गड़बड़ किया, ठीक है। सो बेसिकली उसका पर्सनल लाइबिलिटी पार्टनर का तब आएगा अगर उसने कुछ रॉन्गफुल ओमिशन एक्ट किया, बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन ऑफ एनी अदर एलएलपी पार्टनर ऑफ द एलएलपी। तो ए और बी दोनों मिलके एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक खुद अगर कुछ गड़बड़ करता है तो वो लायबल हो सकता है, लेकिन ए गड़बड़ करता है उसके लिए आप बी को लायबल करो, ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा हो सकता है, देखो ए और बी दोनों पार्टनर्स थे और ए और बी दोनों ने मतलब इन दोनों ने किसी से उधार लिया, बी सारे के सारे पैसे लेकर भाग गया, तो क्रेडिटर्स ए को पकड़ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं चलो तुम पे करो क्योंकि तुम्हारे पार्टनर को ही हमने लोन दिया था।
बट यही अगर एलएलपी होगा तो ये बोलेगा मैं पेमेंट नहीं करता, आपने पेमेंट एलएलपी को किया था, आपको रिकवरी करना है, आप एलएलपी से रिकवरी करो, आप बी से रिकवर करो, मैं कोई भी यहाँ पर पेमेंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट आता है होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का बेसिकली क्या होता है, आप पार्टनर नहीं हो लेकिन आप अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट कराते हो, आप किसी को बिलीव करवाते हो कि आप पार्टनर हो उस एलएलपी के, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इन दैट केस एलएलपी डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पर आपको पेमेंट जो भी एलएलपी को बेनिफिट मिला, सपोज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एलएलपी मैं आपके सामने विराट कोहली को ले आता हूँ और मैं बोलता हूँ विराट कोहली मेरे एलएलपी का पार्टनर है, और विराट कोहली आपके सामने इस तरह से एक्ट करता है जैसे वो सही में मेरे फर्म का पार्टनर है। नाउ लेटर ऑन विराट कोहली कैन नॉट बेसिकली डिनाई कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं था, और एलएलपी को भी अगर कोई बेनिफिट मिला है तो एलएलपी विल बी लाइबल फॉर दैट। सो देखो, एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट, तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट हिमसेल्फ knowingly permit himself to be represented to be the partner of the LLP is liable to any person who has on the faith of such representation। तो अगर आप इस भरोसे से मेरे फर्म में पैसे लगाते हो या कुछ भी आप मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हो कि विराट कोहली मेरा पार्टनर है, तो इन दैट केस यू विल बी बेसिकली विराट कोहली विल बी लाइबल फॉर द पेमेंट, जो भी यहाँ पर पेमेंट क्रेडिट किया गया है एलएलपी को, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आता है। However, where the credit is received by the LLP as a result of such representation, LLP shall, without the prejudice to the liability of that person, will also be liable for the benefit which is received। जो भी उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिले, तो बोथ, अगर आप एक्ट करते हो कि आप पार्टनर हो, और दूसरा अगर आप एलएलपी को देखते हो तो एलएलपी को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है ऐसे हरकतों से, तो दोनों ही केस में आप लायबल हो जाओगे, यू विल हैव टू मेक द पेमेंट। फिर देखिए, वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इज द सेम एलएलपी नेम द कंटिन्यूड नेम ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या बताया हुआ कि जैसे 5 लोग हैं, ए बी सी डी, अब इन्होंने ए बी सी डी ई एल एल पी इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब सपोज करो इसमें से ई का डेथ हो गया, ई हैज डाइड। अब डाई मतलब बिकॉज दिस पर्सन हैज डाइड, तो क्या इनको ऐसा बोलेंगे कि अब आप एक काम करो अपने एलएलपी का नाम चेंज करो और उसको ए बी सी डी रखो? देखो देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आप इस तरह से नाम चेंज करते हो तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगा, लोग ऑलरेडी ए बी सी डी ई को जानते हैं, फिर ए बी सी डी आ जाएगा तो फिर लोगों को लगेगा पता नहीं ये तो सेम फर्म है नहीं है कैसा है। तो ये बोलते हैं हम नाम अभी भी कंटिन्यू रखेंगे एज ए बी सी डी ई, जबकि आप देखो ई अब पार्टनर रहा ही नहीं, या तो वो निकल गया डेथ हो गया, या फिर ही सीज टू बी द पार्टनर, वो निकल गया रिजाइन करके चला गया, तब भी एलएलपी फर्म का नाम क्या रहेगा, ए बी सी डी ई। अब एक दिन इस फर्म के अंदर ई आता है, सपोज वो जिंदा ही है, ठीक है, रिजाइन करके गया, वो यहाँ पर आता है और बोलता है मेरे को पैसे पकड़ाओ, मुझे ये दो क्योंकि मेरे नाम पे तुम लोग एलएलपी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर बोला उसको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कोई भी पार्टनर नहीं मिलेगा। सो वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम नेम, द कंटिन्यूड यूसेज ऑफ दैट नेम और द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट thereof shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act which is done by the death of the LLP। तो बेसिकली एक तो ये एलएलपी ये इसी नाम से कंटिन्यू कर सकेंगे, और दूसरा इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप यहाँ पर पेमेंट करो, क्योंकि आपके नाम पे पेमेंट यहाँ मतलब बेसिकली आप ई के अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप भी लाइबल हो, क्योंकि देखो ई के नाम पे ही बिजनेस चल रहा था। तो ये पॉइंट आता है। इसके अलावा अगर आपने फ्रॉड किया तो आपका लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। सो इन केस ऑफ फ्रॉड in the event which is carried out by a LLP or any of its partner with the intent to defraud the creditors or any person or for any fraudulent purpose, तो यहाँ पर जो liability है LLP का ये क्या बन जाएगा, who acted, राइट, हु एक्टेड, तो वो उसके लिए आपका फॉर द फ्रॉडुलेंट पर्पस उस इंसान के लिए आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ये चेक करना है, सपोज ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये फ्रॉडुलेंटली एक ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं पी के साथ और एक फ्रॉडुलेंटली ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं आर के साथ।
सॉरी, यहाँ पर बाय फ्रॉडुलेंटली एंटर करते हैं और यहाँ पर देयर इज नो फ्रॉड, राइट। अब आप मुझे बताओ, ये जब ट्रांजैक्शन इसने पी के साथ किया है फ्रॉडुलेंटली, इस ट्रांजैक्शन के लिए ए और बी का लायबिलिटी क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड। ए और बी का यहाँ पर लायबिलिटी हो जाएगा अनलिमिटेड, और इसके लिए क्या होगा? बेसिकली लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रॉड होना चाहिए और दूसरा वो सामने वाला इंसान उस फ्रॉड के ऊपर एक्ट भी करना चाहिए। इफ द अदर पार्टी हैज एक्टेड ऑन दैट फ्रॉड, and then in that case यहाँ पर लॉस रहेगा। So in the event of the act which is carried out by the LLP or any of its partner with the intent to defraud the creditors of the LLP or any other person or for any fraudulent purpose, the liability of the LLP and the partners who acted with the intent to defraud the creditors or for any fraudulent purpose, that shall be unlimited and it will be for all the debts or other liabilities of the LLP। आया आपको समझ में? तो कल को अगर आपसे पूछे इन व्हाट केस द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर और द लायबिलिटी ऑफ द LLP बिकम्स अनलिमिटेड, तो वो होगा इन केस ऑफ द फ्रॉड। However, in such case, such act is carried out by a partner, then LLP will be liable to the same extent as the partner unless it is established that LLP was acted without the knowledge। तो बेसिकली यहाँ पर आ गया LLP के पास एक ही ऑप्शन होगा, मतलब सपोज करो ए एंड बी, इसमें से खाली बी ने फ्रॉड किया था, ए ने फ्रॉड नहीं किया था, या ए बी सी डी ई है, सिर्फ ई ने फ्रॉड किया था। तो टेक्निकली देखा जाए ई ने फ्रॉड किया तो एलएलपी भी खर्चे में आ जाएगा। लेकिन कल को अगर आप ये प्रूव कर दो कि ए बी सी डी जो फर्म है, फर्म ने तो इनोसेंटली एक्ट किया था, फर्म ने जानबूझ के नहीं किया, तो इन दैट केस यहाँ पर आपका चलेगा। सो हाउएवर इन एनी सच केस इज कैरिड आउट बाय द पार्टनर, कैरिड आउट बाय द पार्टनर, जो फ्रॉड है आपका सिर्फ पार्टनर के थ्रू है, and LLP is liable to the same extent unless it is established that LLP act was without the knowledge of the authority of the LLP। मतलब LLP यहाँ पर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था, वो जो पार्टनर था सिर्फ उसने ही गलती किया था, तो यहाँ पर ये रहेगा। अब अगर आप इस तरह से करके फ्रॉडुलेंटली कोई काम करते हो तो ऑब्वियसली आपका लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगा, इसके अलावा आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो जाएगा 2 साल के लिए, एंड आपको फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 एंड दिस में ऑल्सो एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। नाउ वेयर द LLP or any partner or designated partner or employee of the LLP conducts the affair of the LLP in the fraudulent manner, तो उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे यहाँ पर चल सकता है, ठीक। And the designated partner or employee will be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss or damage for the reasons to be recorded। तो ये आपके पास प्रोविजंस है। आगे आपको बताया है, however such LLP shall not be liable if any such partner or designated partner had acted without the knowledge। मतलब उसको पता नहीं था, LLP को पता नहीं था, उसने अपने आप ही इस तरह से करके फ्रॉडुलेंटली कोई ट्रांजैक्शन किया, तो फिर LLP लाइबल वहां पर नहीं होगा। तो ये थंब रूल आपको ध्यान रखना है। LLP को पता था ये फ्रॉड कर रहा है पार्टनर, और फिर भी LLP चुप रहा, तो LLP लाइबल रहेगा। LLP को पता ही नहीं था और उसने इनोसेंटली एक्ट किया, या सिर्फ पार्टनर ने एक्ट किया, LLP तो इनोसेंट था, तो फिर वहां पर LLP इनको बेसिकली इनकॉर्पोरेट लाइबल यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग जैसे रात को चौकीदार सीटी बजाता है और सीटी बजाकर क्या करता है, सबको अलर्ट रखता है, जागते रहो, ठीक है, वो इस तरह से बोलता है, उसका ऑप्शन वो जगाने का नहीं रहता। बट अदरवाइज अगर आप देखो कि वो जोर से सीटी कब बजाने लग जाएगा, अगर रात को कोई चोर देखा, कुछ ऐसा हुआ, तो कॉन्सेप्ट आपको विसल ब्लोअर का मिलेगा सीए इंटरमीडिएट के अंदर भी। तो विसल ब्लोइंग का बेसिकली मतलब होता है अगर कुछ गलत हो रहा है जो आपके जानकारी में है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, विसल ब्लो कर सकते हो। विसल ब्लो का लिटरल मीनिंग मत लेना कि आप सीटी बजाओगे, आप बेसिकली क्या करोगे, हायर अथॉरिटी को जाकर बताओगे, आप किसी सीनियर अथॉरिटी को जाकर बताओगे, और किसी को भी आप बेसिकली बताओगे, कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होगा, जैसे कंपनी का कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो उसके सीनियर को जाकर आप बताओगे कि देखो ये यहाँ पर इस तरह से करके गलत काम कर रहा है, कुछ फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बताएं कि जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल है वो यहाँ पर क्या करेगा, बेसिकली कोर्ट तो नहीं, ट्राइब्यूनल ही रहेगा एनसीएलटी, वो किसी भी पार्टनर को या किसी भी एम्प्लॉय के लाइबिलिटी को वेव ऑफ कर सकता है या उसको रिड्यूस कर सकता है अगर वो पार्टनर या एलएलपी क्या करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब भी इस तरह से करके इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, राइट। और
when any information is given by them, this leads to the LLP or any partner or LLP convicted under this act. तो in that case यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप विसल ब्लोअर बन जाओ, जो भी गलत था वो सिनेरियो आप यहाँ पर क्या करो, हमें क्लियरली बता दो. So no partner or employee of LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed in any such manner just because उसने whistle blower बन के सारी जो गलत चीजें थी उसको वहां पर डिस्क्लोज कर दिया. तो बोले उसके साथ फिर किसी भी तरीके से आप यहाँ पे उसको आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आप निकाल नहीं सकते, उसको आप डिमोट नहीं कर सकते. ठीक है, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते. अब एम्प्लॉय होगा तो डिमोट हो जाएगा, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, उसको धमकी नहीं दे सकते, उसको हेरेस नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से आप उसको परेशान नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है और वो विसल ब्लोअर बन गया. क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक आप लोग ओके? ओके फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे आता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो फॉर्म बताया, फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11. तो हर साल आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करोगे और दूसरा हर साल आप एक एनुअल रिटर्न फाइल करोगे. तो नेक्स्ट आप देखो मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. तो इसमें आप देखो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो LLP शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अकाउंटेड. ठीक है, एंड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ दिस. और ध्यान रखना ये बुक्स ये बना सकते हैं कैश बेसिस पे या फिर अक्रूवल बेसिस पे. ठीक है, लेकिन इनको क्या यूज करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम. कंपनी के केस में आप देखना कंपनी को बोला गया अक्रूवल सिस्टम एंड डबल एंट्री. LLP को बोला कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, एंड इट विल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी. तो ये जो मैंने आपको दिखाया था स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म 8, राइट. सो इसको बोला गया है कि फॉर्म 8 जो है ये आपको हर साल फाइल करना होगा. सो एवरी LLP शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ये याद रखना, विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर they are going to prepare the statement of solvency for the said financial year as the last date for the said financial year and in such form as may be prescribed. तो फॉर्म कौन सा है, फॉर्म हो गया आपका LLP 8. और ये स्टेटमेंट जो फॉर्म है इसको साइन कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर. एनीवे जो भी फॉर्म आप ROC को फाइल करोगे उसको साइन कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेगा. एवरी LLP शेल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ये स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी. और अगर आपने ये फाइल नहीं किया तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगना शुरू होता है. सो द अकाउंट्स ऑफ द LLP विल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर. चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे ऑडिट करेगा और अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते हो तो विद फाइन आपके ऊपर 25,000 तक का पनिशेबल पेनल्टी लगेगा LLP के ऊपर, विच कैन एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज. और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी यहाँ पर लगेगा. सिमिलरली अगर आप देखोगे एनुअल रिटर्न, तो एनुअल रिटर्न यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्म 11. तो फॉर्म 11 आपको यहाँ पर फाइल करना होगा, राइट. फॉर्म 11 आपको ROC को फाइल करना पड़ेगा एंड दिस हैज टू बी फाइल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पर आपको बताएं, अब देखो एनी LLP विच फेल्स टू कंप्लाई विद दिस प्रोविजन 25,000 से 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से 1 लाख. तो ये पेनल्टी आपका है. तो बस ये ध्यान रख लेना कि एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में जाता है और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी जो आपका अकाउंट्स है वो फॉर्म 8 के अंदर जाएगा. अब अगर आपको कन्वर्ट करना है अपने LLP को बेसिकली कन्वर्शन ऑफ अ फर्म इनटू LLP, तो आपको किसको देखना होगा, सेकंड शेड्यूल को. और अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को LLP में कन्वर्ट करना है तो थर्ड शेड्यूल. तो शेड्यूल 1 क्या था, द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर. सेकंड शेड्यूल इज व्हेन यू कन्वर्ट फर्म इनटू द LLP, when you convert private company into LLP, थर्ड शेड्यूल. एंड अगर एक आप एक अनलिस्टेड कंपनी को LLP में कन्वर्ट करते हो तो फिर आप क्या करोगे, फोर्थ शेड्यूल, राइट. अब देखिए रजिस्ट्रेशन एंड द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन. तो जैसे ही आपका ये फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द LLP, सो दे विल बी डीम्ड टू बी द LLP और एंड दे विल सीज टू बी द फर्म और अ प्राइवेट कंपनी और अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. सिंपल सा पॉइंट. अब ये क्या करेंगे, देखो ये प्राइवेट कंपनी है. अब ये प्राइवेट कंपनी भी ROC के पास रजिस्टर्ड है, LLP भी ROC के पास ही रजिस्टर होगा. ये LLP ये प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गया इनटू अ LLP. तो आपको ROC को दो इंटीमेशन देना होगा. एक तो आप इंटीमेशन दोगे कि देखो हम इस प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू LLP. ये देखो ये यहाँ पर है कन्वर्शन ऑफ फर्म इनटू लायबिलिटी
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ प्राइवेट कंपनी इनटू, तो आप फॉर्म 17 फॉर्म 18 ये तो आप फाइल करोगे ही करोगे। ये क्यों फाइल करोगे? क्योंकि कन्वर्जन का है। उसके बाद में आप आरओसी को एक और नोटिस दोगे। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी को एक और नोटिस दोगे और आप बताओगे कि ये प्राइवेट कंपनी का जो नाम है इसको आप रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से कट कर दो, या रजिस्टर ऑफ फर्म्स में से इसका नाम आप कट कर दो, क्योंकि ये फर्म अब नहीं रहा, ये एलएलपी बन गया है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं रहा, इसको एलएलपी कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स ध्यान रखने। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लो, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम जैसे देखते हैं, उसमें पत्रकार पोपटलाल ने हर मैरिज ब्यूरो में अपना अपना एक अकाउंट खुला के रखा हुआ है। अब सपोज करो हाइपोथेटिकली पत्रकार पोपटलाल की शादी हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? पत्रकार पोपटलाल वुड गो टू एवरी मैरिज ब्यूरो एंड से दैट कि अब मैं एलिजिबल बैचलर नहीं रहा, मेरी शादी हो गई है, तो मेरे अकाउंट्स को आप बंद कर दो, मतलब मेरे नाम को आप कट कर दो, तो मुझे कोई रिश्ते विश्ते मत भेजना। तो सेम थिंग यहाँ पर भी वैसे ही होता है, that the private limited company has now converted into LLP. So inform to the ROC that this private limited company now ceased to exist and it has now converted into a limited liability partnership. So 2 बार इंटीमेशन जाएगा, एक इंटीमेशन कन्वर्जन के लिए, एप्लीकेशन फॉर द कन्वर्जन, और दूसरा व्हेन इट इज कन्वर्टेड, तो आपको फिर भेजना होगा। देखो अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर रहा है? द एलएलपी। यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा था फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहा है? एलएलपी, क्योंकि अब क्या हो चुका है? ये कन्वर्ट हो चुका है। तो LLP shall within 15 days from the date of registration inform to the registrar of the firms or to the registrar of the companies कि आप इसके नाम को कट कर दो बिकॉज ये कन्वर्ट हो चुका है। एंड अपॉन कन्वर्जन, जो भी अगर पार्टनरशिप फर्म था तो उस फर्म के सारे पार्टनर्स क्या बन जाएंगे? एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, तो उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाएंगे। तो देखो, अपॉन सच कन्वर्शन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एज द केस में बी, द एलएलपी to which such firm or the company is converted, the partners of the LLP shall be bound by the provisions of the schedule. तो ये पॉइंट आया। and upon such conversion and on the date of the certificate of registration, the effect of conversion shall be such as specified in the various schedules. तो ये आपका सेम है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल, उस दिन से दे विल बी एज अ एलएलपी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अभी तक हमने जैसे देखा था एक नए एलएलपी को आप जैसे इनकॉर्पोरेट करते हो, सेम इफेक्ट आपका यहाँ पर भी रहेगा। फिर आता है आपके पास फॉरेन एलएलपी। तो अगर एक एलएलपी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है बट दे वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस इन इंडिया, तो इनको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दे विल आल्सो हैव टू इंटीमेट इट टू द आरओसी। तो और इनके लिए जो रूल्स है वो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर सेम है। तो ये सेक्शन 59 में बताया। अब हम बात करते हैं वाइंडिंग अप का। तो जैसे मैंने बोला था कि एक एलएलपी को आप इनकॉर्पोरेट अगर करते हो तो यू इनकॉर्पोरेट अ एलएलपी अंडर द प्रोविजन ऑफ अ लॉ। So it's a body corporate, so it will be also wound up by the process of the law. अब यहाँ पर जो डिसोल्यूशन है वो 2 तरीके का है। एक तो है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी का क्या मतलब हो गया? अब पार्टनर्स खुद ही बोल रहे हैं कि हमें इस एलएलपी को चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम इस एलएलपी को बंद करना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर चेक करो तो आपके पास है इट इज बाय द ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल से मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो एनसीएलटी क्यों बंद करना चाहता है? पार्टनर्स का तो समझ में आता है सर, अब बिजनेस खत्म हो गया उनका, या मन नहीं है पार्टनर्स में मतलब बन नहीं रहा, वो कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। ट्राइब्यूनल क्यों बीच में आएगा? ट्राइब्यूनल आकर क्यों बोलेगा तुम बिजनेस को बंद करो? तो देखो, ट्राइब्यूनल तब बोलेगा अगर एलएलपी खुद डिसाइड कर ले कि हमारा जो ये बिजनेस बंद होना है, दिस शुड बी बाउंड अप बाय द ट्राइब्यूनल। है सर, यहाँ तो आपने बोला वॉलंटरी, ये तो वॉलंटरी जैसा हो गया। देखो वॉलंटरी हो गया, एक होता है पार्टनर्स खुद ये बोलते हैं हम आपस में सलट लेंगे सब कुछ, एक होता है हम आपस में नहीं सलटेंगे, हम चाहते हैं ट्राइब्यूनल, एक थर्ड पार्टी आए वो इसको यहाँ पर सल्टे, तो यहाँ पर ट्राइब्यूनल को बात करते हैं। तो ये लोग ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारा बिजनेस को आप बंद करो, तो ये वहां पर वैसे बंद हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या बता हुआ है? इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months द नंबर ऑफ पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड बिलो टू 2। तो आप ध्यान रखना, हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था, ऐसे केस में इसका लायबिलिटी हो जाता है अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि अगर 2 से नीचे रिड्यूस हो गया और 6 महीने तक चल रहा है तो भी एनसीएलटी इसको बंद कर सकता है। तीसरा, अगर ऐसा होता है एलएलपी को लगता है कि यार मतलब एनसीएलटी को लगता है कि ये एलएलपी अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पाएगा, तो ये एक तरीके से कैसा हो गया? इंसॉल्वेंसी वाला सिचुएशन हो गया
कि आप अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पाते हो, तो चलो इसको बंद कर दो। या फिर आता है कि जो एलएलपी है, दे हैव एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, तो ये वाला केस आ गया। अगर जो एलएलपी है वो डिफॉल्ट करता है इन फाइलिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर सॉल्वेंसी एंड द एनुअल रिटर्न्स, 5 लगातार साल तक आप दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर फाइल नहीं करते हो, तो भी आरओसी एनसीएलटी को बोलेगा हमें लगता है ये एलएलपी जिंदा ही नहीं है, तो इससे अच्छा इसको बंद ही कर दो, तो बंद कर दिया जाएगा। और लास्ट होता है जस्ट एंड इक्विटेबल। तो जस्ट एंड इक्विटेबल अगर आप देखोगे तो ये एक है ना बहुत कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड मतलब इट इज लाइक जहां पर भी एनसीएलटी को लगता है कि ये सही है, एनसीएलटी को लगेगा हाँ ये बंद हो जाना चाहिए, तो उस केस में फिर ये आपका बंद हो जाएगा। तो वेरेवर इट इज जस्ट एन इक्विटेबल, द एलएलपी वुड बी वाउंड अप। नेक्स्ट आप देखिए मिसलेनियस प्रोविजंस में आपको यहाँ पर बताया है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द पार्टनर विद द एलएलपी। सो कोई भी पार्टनर अगर वो करता है तो बेसिकली इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा एज इफ वो पार्टनर नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो तो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो सेम चीज यहाँ पर आएगा। अ पार्टनर में लेंड मनी, अ पार्टनर में ट्रांजैक्ट at other businesses with the LLP, right? They will have the same rights and obligation with respect to the loans or transaction जैसे कि एक नॉन पार्टनर के पास राइट्स होता है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन एक्ट, तो ये तो ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, इसमें आपको कुछ भी नहीं रखना। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आप ई फाइलिंग करोगे डॉक्यूमेंट्स का आरओसी को, ठीक है। अब आरओसी को जब आप फाइल करोगे तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर आपका लगेगा। अब इसमें ना चेंज आ गया, तो अगर आप अभी नवंबर में या दिसंबर में 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ तो ये ठीक है, आपके लिए तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप अगले साल के एग्जाम दोगे तो यहाँ पर चेंज हो गया। अब इसका रीजन क्या था कि 100 रुपया का फाइन हर दिन लग रहा है, आप देख रहे हो, वेयर देर इज अ डिले, तो 100 रुपीज पर डे का है। तो किसी ने अगर सपोज करो फॉर्म्स फाइलिंग के अंदर डिले कर दिया, ठीक है, और डिले हो गया है कुछ 200 दिन का, तो आप सोचो उसके ऊपर 200 इंटू 100, तो 20,000 रुपए का पेनल्टी लग जाएगा। अब कंपनी जो या एलएलपी जो है उसका पेड अप कैपिटल कितना है, 1 करोड़ में 1 लाख रुपया। 1 लाख में आप सोचो उसके ऊपर 20,000 रुपए का पेनल्टी लगा रहे हो, तो आप यहाँ पर देखो दिस इज नॉट वाइबल। तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि काफी इस बार मतलब अभी रिसेंट में देखा गया था बहुत सारे एलएलपी टाइम पर फॉर्म फाइल नहीं कर पाए थे और बहुत नुकसान हुआ था। तो जब इस तरह से करके नुकसान नुकसान तो कैसे, ये पेनल्टीज का नुकसान बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। कुछ लोग जेन्युइन कारणों की वजह से फाइल नहीं कर पाए थे, कुछ लोगों ने नेग्लिजेंस की वजह से फाइल नहीं किया, तो जो भी रीजन था, तो बोला कहीं ना कहीं एक अपर कैप होना चाहिए कि इससे ज्यादा आप पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो 100 रुपीज पर डे वाला प्रोविजन है इसको अभी रिसेंटली हटा दिया गया है। अब अगर आप एलएलपी को कंपेयर करो विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो एलएलपी एक पार्टनरशिप फर्म के साथ आप देखो तो एलएलपी एलएलपी एक्ट में गवर्नड होगा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट में गवर्नड होगा। तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी में यस, पार्टनरशिप फर्म में नो। क्रिएशन, तो एलएलपी में इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द प्रोसेस गिवन इन द एलएलपी एक्ट, पार्टनरशिप फर्म में इट इज क्रिएटेड जस्ट बाय द अग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज मैंडेटरी, हियर इट इज वॉलेंटरी। परपेचुअल सक्सेशन है, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द आंसर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, it is a body corporate, it is not a body corporate, it is a separate legal entity, it is not a separate legal entity, creation by the legal process, creation by the agreement, ये मैंडेटरी, ये वॉलंटरी, परपेचुअल सक्सेशन है, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। तो अगर आप ये भी याद रखोगे तो भी चलेगा। नेम के एंड में क्या रहेगा, एलएलपी, यहाँ पर नेम के एंड में कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो क्या है, लिमिटेड, एक्सेप्ट फ्रॉड का केस अगर आप नहीं करो। और यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है, यहाँ पर लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी में आप देखो तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता, हाँ वो एलएलपी को बाइंड कर सकता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, मैं बार बार इस पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बट नॉट द अदर पार्टनर्स। और यहाँ पर वो फर्म और दूसरे पार्टनर दोनों को बाइंड करेगा। इधर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है। यहाँ पर कॉमन सील ये रख सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस के लिए यहाँ पर सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही लायबल है, यहाँ पर सारे पार्टनर्स लायबल है। एनुअल फाइलिंग यहाँ पर करना होता है, इधर कोई एनुअल फाइलिंग करने का रिक्वायरमेंट है नहीं।
फॉरेन पार्टनरशिप अगर आप यहाँ पे देखो तो जो फॉरेन नेशनल्स है वो यहाँ पर एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर एलएलपी के अंदर एडमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ, मतलब बेसिकली फॉर ओनली फॉर द बेनिफिट्स, नॉट फॉर द लॉसेस, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये आपका डिफरेंस हुआ। सेम वे अगर आप कंपनी और एलएलपी के बीच में कंपैरिजन डिफरेंशिएट देखोगे तो इसमें डिफरेंस से ज्यादा आपको सिमिलैरिटी मिलेगा। बट अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट देखो तो एलएलपी एक्ट, यहाँ पर कंपनीज एक्ट है, यहाँ पर मेंबर्स नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर होते हैं पार्टनर्स और यहाँ पर होते हैं मेंबर्स। इंटरनल गवर्नेंस, तो यहाँ पर आप देखो इनका जो एलएलपी अग्रीमेंट है, ये जो एलएलपी अग्रीमेंट है, ये एलएलपी अग्रीमेंट इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज एक्ट है, इसके अलावा आपको एमओए एओए मिलेगा, जिससे ये पूरा गवर्न हो गया। तो इंटरनल में तो आपका खाली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आएगा। नेम ऑफ द कंपनी, नाम कंपनी, एलएलपी के नाम के एंड में आप एलएलपी लगाओगे, और कंपनी के नाम के एंड में या तो आप प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे या फिर आप एक लिमिटेड वर्ड यूज करोगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर 7 एंड अनलिमिटेड, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। और ओपीसी के केस में सिर्फ एक ही मेंबर होता है। लाइबिलिटी दोनों का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही केस में लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। तो ये बेसिकली डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर एक है पॉइंट कि अगर आपने फ्रॉड किया, किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया, तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में आपका लाइबिलिटी इज मैक्सिमम ओनली अप टू द अमाउंट दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड। मैनेजमेंट, यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर्स मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास पावर होता है। कंप्लायंस और के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बाकी पावर हर कोई कर सकता है। यहाँ पर बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो इसमें 2, और यहाँ पर डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर। तो ये आपका एलएलपी एक्ट का पूरा प्रोविजन था। तो जैसे मैंने बताया, इसका यहाँ पर अगर आप ये समरी भी रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। तो ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। अब आप मुझे बताओ, क्या एलएलपी एक्ट आपको क्लियर हो गया? क्या एलएलपी एक्ट आपको क्लियर हुआ? राइट, इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। मतलब ये कंपनीज एक्ट जैसा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको कंप्लायंस और ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये एमसीए के साइट पे आप देखना चाहो तो ये फॉर्म्स का लिस्ट आप बना सकते हो। मेजर फॉर्म्स जो इसमें है वो एक तो ये फॉर्म है, फॉर्म FILLP। फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फॉर्म नंबर 3, जिसमें आप अपने अग्रीमेंट को भेजते हो। फिर फॉर्म 4 और फॉर्म 4A। फिर आपका फॉर्म 5, फॉर्म 8, फॉर्म 11 एंड फॉर्म 15। ये सारा आपको इंटीमेट करना होगा आरओसी को, तो आप इसके थ्रू करोगे। तो दिस इज देयर इन योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हो, आई कैन टेक दोज डाउट्स, अदरवाइज वी कैन रैप अप दिस सेशन। क्या आपके कोई डाउट्स हैं? ओके, देन दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।